सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। साथियों, सभी साथियों को देवेंद्र गौतम हिसाली सम्मान एक अधिकार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। नए वर्ष की आपके जीवन के अंदर खुशियाँ लाए, आपका जीवन सुखमय हो। और आज खुशी की बात है कि 4 दिन के अंदर आज यहाँ धूप निकली है। बहुत मौसम खराब है धूप ना निकलने की वजह से। तो साथियों, नया साल है, 1 जनवरी है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 जनवरी को महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने हमारे लिए शिक्षा की ज्योति जलाई। और शिक्षा की ज्योति जलते जलते आज 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2024 लग चुकी है। 24 साल बाद, यानी कि 25 साल बाद हम होंगे या नहीं होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वक्त है, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन 25 साल बाद 200 वर्ष होंगे और उस ज्योति को जो महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने जलाई इस देश के अंदर, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा का तो अधिकार कोई था नहीं। उन्होंने जो पूना से शुरुआत करी, उस स्कूल की जो स्थापना करी थी समाज के लिए, गरीब परिवारों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए करी गई थी। तो उसका इतना जो बीज उन्होंने रोपा था एक छोटे से कमरे के अंदर, उसका आज इतना विशाल वृक्ष बन चुका है कि देश के अंदर, विदेश के अंदर, संसार के कोने कोने में आप सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और विदेश भी जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं 1 जनवरी एक हमारे लिए शौर्य दिवस भी है। शौर्य दिवस यानी कि वीर गाथाओं की आज दिवस है। और बाबा साहब ने उन्हें नमन करा था कोरे गांव के अंदर। 500 युवा नागपुर से वहाँ मशाल जलाने के लिए गए भी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। साथियों, विशेष चर्चा ये है, आगामी 24 है और देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या से शुरुआत कर दी है 24 की। अब हमारे जो ये दल हैं, जो ये पार्टियां हैं, मैं किसी विशेष पार्टी का रोल अदा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का नौकर या किसी भी पार्टी का वर्कर या किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। मैं आज़ाद हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ादी दी है और सभी लोगों को इस आज़ादी को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को, हमारे देश को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हमारी वजह से हो। ये प्रतिज्ञा आप जरूर करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा है, जो रुका हुआ कारवा है गांव-गांव के अंदर, उस कारवा को भी आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। साथियों, विशेष चर्चा ये है कि क्या हम महापुरुषों के विचारों को बढ़ा पा रहे हैं। ये जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ये लोग हमारे मंचों पर आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, जिसका हमारे समाज के गरीब परिवारों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमें संविधान के अंदर आरक्षण दिया, आरक्षण हमारा 1932 में हो गया था, 24 सितंबर 1932, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है बाबा साहब के जीवन में। 24 तारीख, 14 अप्रैल भी आती है, 24 तारीख, 24 सितंबर को 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जो 2 वोट का अधिकार था। 24 सितंबर को समता सैनिक दल का भी हुआ। और 24 में और बहुत सारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांतियां हैं। जब आप पढ़ेंगे उन्हें तो आपको पता चलेगा कि 24 के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करा। तो साथियों, विशेष चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले ये आज नए साल पर संकल्प लेना है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और जहाँ तक हो सके इस सम्मान एक अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसे चलते हुए 6 साल हो चुकी हैं। 2018 में ये बनाया गया था और अभी तक इसका यूट्यूब से कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ, अच्छे कार्यक्रम डालता हूँ, पता नहीं मुझे आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे लोगों में एक कमी है कि वीडियो को देखते तो हैं लेकिन आगे नहीं भेजते हैं। तो प्लीज़ कृपया करें, आप अपना सहयोग दें इसी तरीके से, ताकि जो वीडियो, जो भी चीज़ हो, हमसे कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हम
क्षमा चाहते हैं सभी से, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हमारे मिलने वाले। और सुबह से लगभग 10,000 मैसेज मुझे आ चुके हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन साथियों ने मुझे मैसेज भेजे उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सम्मान एक अधिकार परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, हमें आज ये प्रतिज्ञा करनी है, 1 जनवरी है आज, और पूरे संसार का आज जो है पहला दिन शुरू होता है। बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो खुशी है वो हमारी आज से शुरू होती है, क्योंकि आगामी 15 जनवरी को आदरणीय संसार की आयरन लेडी के नाम से खिताब जीतने वाली हमारे समाज की गौरव माननीय बहन जी का जन्मदिन है, तो उसकी भी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। उसके बाद फरवरी में रविदास जी की जयंती आएगी, उसकी भी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। उसके बाद मॉडर्न अंबेडकर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन आएगा, उसकी भी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। उसके बाद जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न की जयंती आएगी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती आएगी, उसकी भी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा आएगी, उसकी भी शुभकामना। लेकिन मैं एक बात विशेष आप लोगों से कहूँगा कि हम जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, हमारा समाज जयंती मनाता है, धूमधाम से मना रहा है और मनानी भी है, क्योंकि इस जयंती से ही हमें सब कुछ मिला है। तो उसमें एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जो जन्मदिन है वो आता है 11 अप्रैल का, और बाबा साहब का 14 का, यानी कि 2 दिन का अंतर है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग जितना सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देते हैं, उतना सम्मान आप सब लोग महामना ज्योतिबा फूले को भी दें, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 3 आदर्श, 3 गुरु माने थे, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सतगुरु कबीर और विश्व के मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध। तो आप सब लोग जब भी जयंती आप मनाएंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उतना सम्मान राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी जरूर देंगे, क्योंकि आज हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नेता, अभिनेता, राजनेता जो भी बन रहे हैं, वो आज ही की देन है। क्योंकि हमारे लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे, और बाबा साहब स्वयं कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। राजनीति के दरवाजे बाबा साहब ने खोल दिए, शिक्षा के द्वार बाबा साहब ने खोल दिए। और हमारे लिए जो माता सावित्रीबाई फूले की जयंती है आगामी 3 तारीख की, उसकी भी आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और मेरे साथ प्यार बनाने के लिए आप सब लोग सहयोग करते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो में डालता हूँ उस पर अगर कोई गलत डल जाए तो उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करेंगे। साथियों, आज आप सब लोगों को एक प्रतिज्ञा विशेष करनी है, और वो प्रतिज्ञा ये है मेरे साथ। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो सब जगह इस वीडियो को ज़रूर भेजेंगे। मेरी ये इस साल की पहली वीडियो है। फिर मैं आप सब लोगों को जैसे भी होगा पॉसिबल, जो कार्यक्रम होंगे उन सब लोगों को मैं दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ सबसे पहले, लेकिन मैं आज सब लोग मेरे साथ ये प्रतिज्ञा जरूर करेंगे कि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे महापुरुष का सर हमारी वजह से झुके। हमें कोई किसी के लिए कटास नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत शब्द नहीं यूज करने हैं। कौन किसकी पूजा कर रहा है, किसका क्या कर रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है। हम सब लोग आज़ाद हैं और देश भी आज़ाद हो चुका है। तो इसी लिए मैं आप सब लोगों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, देवेंद्र गौतम हिसाली, कि आप सब लोग कोई भी कार्य ऐसा ना करें। और आगामी 24 का डंका बज चुका है, 80 दिन चुनाव के रह चुके हैं। अगर आप सब लोग 80 दिन मेहनत करते हैं तो आप सब लोग 5 साल आराम से जीवन गुजारेंगे, वरना आगे क्या हाल होगा 24 में ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से संविधान के अंदर छेड़छाड़ करी जा रही है, दमादम कानून बदले जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। लेकिन कानून बदलना और संविधान के अंदर संशोधन करना, इसको आप तभी रोक पाएंगे जिसका एक ही इलाज है, और वो कोई इलाज नहीं है। जो लोग कानून की बात करते हैं या बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब लोग केवल एक बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। अगर आप सब लोग शिक्षा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई आप लोगों को करनी भी है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप लोग छोटे छोटे कोर्स भी करें,
बिजनेस में भी हिस्सेदारी लें। और जो बच्चे, जो हमारे युवा पढ़ाई करने के साथ साथ में गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा ये विशेष निवेदन है कि एक तो आप सब लोग फेसबुक से दूर रहेंगे और जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप लोग मोबाइल यूज करें। दूसरी बात, आप सब लोग बिजनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ने वाले बच्चे छोटे छोटे कोर्सों को ज़्यादा ध्यान दें, जिससे 2-2, 3-3 साल के अंदर आप सब लोग कामयाब हो जाएं। केवल देश आईएएस और पीसीएस ही नहीं चलाते हैं, डॉक्टरी लाइन हमारी खाली पड़ी हुई है, नर्स का, जीएनएम का और बहुत सारे कोर्स है मेडिकल लाइन में। उसमें आप 3-3 साल में, 4-4 साल के अंदर 50-50 हज़ार के या उससे कम या उससे ज़्यादा के आप सब लोग अधिकारी भी बनते हैं और कामयाब बनते हैं, ताकि आपके परिवार को, आपके माँ बाप को आपका सहारा मिला है। अब बचते हैं 30 नंबर के, तो आप अपनी नौकरियों की तैयारी करें, फोर्स की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में जाएं, ज़्यादा बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी हमारी फोर्स हैं उनमें सभी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। फालतू चीज़ों से बचें, गलत कमेंट से बचें और किसी के भड़काव में आकर कोई काम ना करें। तीसरी बचती है राजनीति। बाबा साहब कहते हैं, और ये हकीकत है, राजनीति काशीराम साहब ने करके दिखाया कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। अगर राजनीति नहीं होती तो हमारा देश के अंदर अस्तित्व नहीं होता, आज भी नहीं होगा अगर राजनीति नहीं हो। क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण के अंदर जो युद्ध लड़ा हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए, उसमें 2 चीज़ उस टाइम पर चल रही थी। कुछ लोग गांधी के साथ गए, कुछ लोग बाबा साहब के साथ गए। जो गांधी के साथ गए वो था सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज। ओबीसी समाज हमारा 1 नंबर का दुश्मन है, ये आप लोग विशेष ध्यान रखें। ओबीसी समाज केवल इसलिए हमारे पास आ रहा है क्योंकि इसका राजनीति में आरक्षण नहीं है। हमारे लिए एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर गड़े हुए थे ज़मीनों में। और आज ये जो इनके नेता भड़काऊ भाषण देते हैं मंचों पर आकर, वो इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये लोग भड़काऊ भाषण दें और हमारे लोग विवाद करें और इन पे मुकदमे हो और फलाने हो ढिगाने हो। तो इनको एक तो मंचों पर बुलाना बंद करें। इनसे एक सवाल करें कि आपने अपने समाज के अंदर कितनी बात करी बाबा साहब की, कितनी बात करी ज्योतिबा फूले की, कितना आप सब लोगों ने बुद्ध धर्म को ग्रहण करा या धारण करा। यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मनवाद फैलाते हैं, सबसे ज़्यादा नारे बजाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री की रैली में सबसे ज़्यादा यही होते हैं। 2 अप्रैल जब हुई थी तो सबसे ज़्यादा यही लोग कह रहे थे कि इन चमार-चूड़ों को ज़्यादा हवा भर गई है सबसे ज़्यादा। जनरल वाले हमारे दुश्मन नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें आप लोग। अगर आपके अंदर पाखंडवाद फैला रहा है तो ये मनवादी विचारधारा को फैला रहा था, ये ओबीसी के लोग फैला रहे हैं। ओबीसी के लोगों को जो भी आए, चाहे वो डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उससे सबसे पहले ये कहिए कि क्या आप एससी समाज के किसी भी व्यक्ति को मंच पर सम्मान देते हैं? क्या आप अपनी सभा के अंदर एससी समाज के लोगों को आमंत्रित करते हैं? क्या एससी समाज के लिए आपने कौन सी ऐसी चीज़ करी है जिससे आप लोगों को हम मंच दें? हमारे वक्ता भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, जज भी हैं, कमिश्नर भी हैं, सभी लोग हैं। तो हम इनकी लड़ाई क्यों लड़ें जब ये हमारी लड़ाई नहीं लड़ते? इनके भड़काऊ भाषणों को तुरंत हटाएं, आपकी फेसबुक पर हो या व्हाट्सएप पर हो, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं बैर कभी शांत नहीं होता है। और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने रोजगार, अपने बिजनेस, अपनी सर्विस पर ज़्यादा ध्यान दें। जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई भी हो सकते हैं देश के अंदर, उन लोगों का जो भी आप लोगों से सहयोग हो सहयोग करें और महापुरुषों की विचारों को गाँव-गाँव फैलाने का प्रयास करें। 24 के अंदर अगर ये संगठन, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे ये मुझे नहीं पता, अगर ये लोग एक मंच पर नहीं आए, चाहे वो लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो, तो इनका 24 में पतन होना स्वाभाविक है। क्योंकि ये सब लोग अलग अलग खड्डा खोदते हैं। बीजेपी के जीतने का एक मेन कारण है, मेन कारण ये है कि जब वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं, चाहे वो प्रधान पद पे हों, चाहे वो बीडीसी पद पर हों, चाहे वो जिला पंचायत पद पर हों, चाहे नगर परिषद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य, कोई भी पद हो, उनका बड़े से बड़ा नेता छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान, स्वाभिमान और उसको पूरा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जब बड़े चुनाव आते हैं
तब वही छोटे छोटे नेता जो गली मोहल्ले के कार्यकर्ता होते हैं, वही सभी लोग इनको आगे बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लेते हैं। और इन लोगों का जो दूसरी पार्टियां विपक्ष की हैं, ये लोग चुनाव जब लड़ाते हैं तो ये छोटे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रखते। ये लोग केवल अपनी सीट के लिए पब्लिक में आते हैं, उसके बाद ये कभी नहीं आते। इनके हारने का कारण ये है। ये छोटे कार्यकर्ता सबसे बड़ा वो है जो बूथ को मजबूत करता है। जिसका बूथ मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है। तो आप सब लोग छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को तैयार करें, राजनीति के अंदर तैयार करें और जितना भी हो सके राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बाबा साहब के 3 सेंटेंस जो मैं पढ़ता हूँ उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐ मेरे समाज के युवाओं, एक तो शिक्षा और बुद्धि में आप किसी से कम मत रहना। एक किसी भी ऐसो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्योंकि यही ओबीसी लोग थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया गया था तो यही सरदार पटेल ओबीसी का यही कह रहा था कि मैं देखता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर संसद में कैसे पहुँचते हैं, मैंने इसके लिए दरवाजे तो क्या रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें कि कोई भी नेता हो, सभी लोग अच्छे नहीं हैं और सभी लोग बुरे भी नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग मंच पर आएँ और भड़काऊ भाषण दें किसी भी तरीके का, उसका तुरंत विरोध करें, उसे तुरंत हटाएं और अपने मंचों पर किसी भी ओबीसी समाज के व्यक्ति को पहले तब आमंत्रित करें जब उसका लिखा हुआ भाषण पढ़ लें कि किसी भी भाषण से हमारे समाज का कोई नुकसान तो नहीं होगा, देश का नुकसान तो नहीं होगा, कोई उपद्रव तो नहीं फैलेगा। अगर ऐसे भाषण बोलता तो उस आदमी को तुरंत हटाएं। आगे आप सब लोगों की मर्जी है, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, जितने भी लोगों ने मुझे आज मैसेज करा, रात से मैसेज आ रहे हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कराएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। एक शेर के साथ मैं कहता हूँ कि मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, करने जो बैठूं काम तो वो काम भीम से हो, जुबां पर जब भी आए वो नाम भीम का हो, और दुनिया में अगर मैं पहचाना जाऊं तो मेरी पहचान जय भीम से हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।